गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। नो डाउट मैटर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पीछे जो भी हम लोगों ने अभी तक क्लासेस ली हैं उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न इसमें नहीं है, लेकिन ध्यान रहे मैकेनिक्स जो हम लोग कर चुके हैं उसकी ज़रूरत हमें समय समय पर पड़ती रहेगी, इसलिए उसमें कोई भी सेक्शन आप लोगों का ऐसा ना हो जो वीकर सेक्शन हो। तो आप लोगों को सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर के चलना है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट की अगर हम बात करें तो काफ़ी लेंथी यूनिट है। ऑलमोस्ट 24 पीरियड्स हम लोगों के इसमें लग जाते हैं और इसकी जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो 12 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है डियर स्टूडेंट्स? 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। इसको हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 होगा जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सॉलिड्स के लिए। चैप्टर नंबर 10 होगा जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे फ्लूइड्स के लिए। फर्दर फ्लूइड्स की बात करेंगे तो यहाँ लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों ही हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को जाता है टेम्परेचर को लेकर के, हीट को लेकर के, कि डियर स्टूडेंट्स किसी भी मैटर को अगर हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं जरूर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 9। देखिए, कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी मैटर होता है, तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगा होता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो इंटर एटॉमिक फोर्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो 1/r⁹ की प्रोपोर्शनलिटी रखता है। यानी अगर इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी भी कम या ज्यादा होगी तो ये फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, फोर्स कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली काफी दूर दूर होते हैं और इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली काफी कमजोर होता है। और अगर मैं बात करता हूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में नो डाउट कहीं ना कहीं ये फोर्स जो है वो सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम होता है, और फोर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली मॉडरेट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं टेम्परेचर की बात करूं या एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करके इन फोर्सेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली जो भी मेरा मैटर है उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिफॉर्मेशन ऑफ शेप है उसी को लेकर के हम लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कशन लेना है। देखते हैं क्या हमें यहाँ पे देखना है डियर स्टूडेंट्स। याद है हम लोग यहाँ सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हमें यहाँ पे किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करना है। अब ये जो चैप्टर नंबर 9 हम लोगों का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसका जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है, पहले मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। एडम फर्स्ट हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना होगा इलास्टिक बिहेवियर। जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं उनका इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है ये हमें यहाँ डिस्कस करना है। देन आफ्टर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, फिर इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बेसिस पे एक क्वेश्चन 100% आप लोगों के एग्जाम में आता ही आता है डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशनशिप को लेकर के ही हुक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना लॉ दिया जिसे हम लोग हुक्स लॉ के नाम से जानेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे वो हमारा यंग्स मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस होगा, एज वेल एज शियर मॉडुलस होगा। इसी तरह से अगर मैं इन तीनों को भी आपस में इंटरलिंक करने की बात करूंगा तो ये पॉइजन्स रेशियो होगा
और यहीं से हम लोगों को इलास्टिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसा अभी मैं ब्रीफ कर रहा था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा होता है। अब नो डाउट ये अट्रैक्टिव फोर्स की डिफॉर्म होने पर ही जो बिहेवियर है वो हमारा चेंज होता है, इलास्टिक से प्लास्टिक हो जाता है, या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है या किसी की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो जो मेन कॉज है डियर स्टूडेंट्स वो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स ही है। जब फोर्स होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। इलास्टिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन देना है। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को दूर करना चाहूंगा, अलग अलग करना चाहूंगा, तो फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करूंगा, और जब फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करूंगा तो नो डाउट वर्क डन का कॉन्सेप्ट आएगा। वर्क डन का कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑब्वियसली इलास्टिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ ब्रीफिंग थी सिर्फ सिलेबस को लेकर के। अब मैं टॉपिक लेकर के अपना कंटेंट आगे बढ़ाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है, ये बात जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के क्लियर करना चाहूंगा जो एक तरीके से गलत हम लोगों के दिमाग में कई बार बने होते हैं। देखिए रियलिटी में कोई भी सॉलिड जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। किसी भी सॉलिड बॉडी को अगर आप लेते हैं, जस्ट सपोज आपके पास कोई आयरन पीस है या व्हाटएवर सो आपकी बुक है, आप कहते हो ये सॉलिड है, लेकिन वो परफेक्ट रिजिड नहीं है। परफेक्ट रिजिड नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता हूं तो नो डाउट ये जो है किसी एक एक्सटेंट तक क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। इसलिए मैं इसको रिजिड नहीं कह सकता या परफेक्टली रिजिड नहीं कह सकता, रिजिड तो कह सकता हूं। अब रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उनके शेप या साइज में कोई फर्क नहीं होता, उनकी ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं होता, उन्हें हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहां बात कर रहा हूं परफेक्टली रिजिड नहीं होती बॉडी, रिजिड तो होती है लेकिन परफेक्टली रिजिड नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सॉलिड्स जो है वो परफेक्ट रिजिड नहीं होते, दे कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड एंड बेंट। मैं कोई भी सॉलिड लेता हूं तो उसको मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूं, कंप्रेस भी कर सकता हूं और मोड़ भी सकता हूं, बेंड भी कर सकता हूं। कब? जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करता हूं, जिनकी शेप को डिफॉर्म करने के लिए कोई भी फोर्स में अप्लाई करता हूं। तो जो चीजें हम लोगों को रिजिड दिखती भी हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं है, उनकी भी शेप को चेंज किया जा सकता है, उनको भी कंप्रेस किया जा सकता है, उनको भी बेंड किया जा सकता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। अब स्टूडेंट्स यहां पहला कॉन्सेप्ट आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं तो ये क्या है? किसी भी बॉडी की शेप या ओरिएंटेशन को डिफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, साइंटिफिक जो फैक्ट है वो जरा हम लोग यहां डिस्कस करना चाहेंगे। ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी नाइदर फ्री टू मूव नॉर फ्री टू रोटेट। किसी बॉडी के ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स जो ना तो बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन देता है ना ही बॉडी को रोटेशनल मोशन देता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। यानी जो मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा वो ना तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड कर पाएगा और ना ही वो उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? उसकी जो शेप है उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो उसे मैं क्या कहूंगा? डिफॉर्मिंग फोर्स कहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने वही जो बिगिनिंग वाली डेफिनेशन है उसको मेंशन किया हुआ है। अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप ये लिख सकते हैं, ए फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप। ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी की साइज या शेप को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करना चाहूंगा इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। जैसे बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि रसगुल्ला मीठा होता है,
तो मी था, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या एग्जिबिट करती है, क्या शो करती है। देखिए आपने किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब आपने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, पता लगा इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, नई शेप मान लीजिए ऐसे हो गई। अब अगर मैं इससे इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाना बंद कर देता हूं, तो ये कितनी जल्दी अपनी शेप को वापस लाने की कोशिश करती है, इसी को मैं कहता हूं इलास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, वो चीज हम लोगों ने यहां पे मेंशन किए हुए है, जरा समझेंगे हम लोग। इलास्टिसिटी, इफ ए बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। अब इस साइज एंड शेप को मिला करके मैंने कह दिया कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपने शेप एंड साइज को या कॉन्फ़िगरेशन को तुरंत रीगेन कर लेती है, तो हम लोग उसको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। ए बॉडी विच रीगेन्स देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स is termed as elastic body, and this property of body is termed as elasticity. एग्जाम्पल के लिए मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा ये बुक लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मान लीजिए कोई एक बॉडी है, अब मैंने इसके ऊपर ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, देखिए आप देख रहे होंगे इसकी शेप चेंज हो गई, डिफॉर्म हो गई। अब जैसे ही मैं अगर इससे इस फोर्स को हटाता हूं तो ये अपनी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन कर लेती है, थोड़ी देर से अटेन करती है, तो मैं कहूंगा कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम है, या इसका जो इलास्टिक बिहेवियर है वो थोड़ा कम है। अगर ये तुरंत अपनी पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, शेप को, साइज को रिगेन कर ले, तो मैं ये कहूंगा कि ये बॉडी ज्यादा इलास्टिक है या इस बॉडी की इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करना चाहूं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो परफेक्ट वर्ड है ये एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, तुरंत और पूरा का पूरा रिगेन कर लेती है, तो मैं उस बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कह सकता हूं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, कुछ बॉडी ऐसी हैं जो नियर टू परफेक्ट होती है या नियर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जिनको हम कह सकते हैं, जस्ट लाइक ए क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज नो डाउट अपने आप में एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बनाते हैं, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं, क्वार्ट्ज फाइबर। देन आफ्टर आई वुड लाइक टू डिस्कस प्लास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी का ऑलमोस्ट उल्टा क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है। अगेन प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी by virtue a body does not regain their original configuration after removal of deforming force। इसको थोड़ा सा और हम लोग लेंथी करेंगे तो क्या कह सकते हैं, if a body does not got its original size and shape, जिसको मैंने पहले साइज एंड शेप को दोनों को मिक्स करके क्या कह दिया था, मिला के क्या कह दिया था, कॉन्फ़िगरेशन। Even after the removal of deforming force, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी अगर कोई बॉडी अपनी साइज एंड शेप को रिगेन नहीं करती, तो हम लोग कहते हैं बॉडी इज प्लास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी।
डियर स्टूडेंट्स, अगेन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, नथिंग इज परफेक्ट इन यूनिवर्स, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अपनी ओरिएंटेशन या शेप को रीगेन करती ही नहीं है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो हम उन्हें परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कह सकते हैं। अब डिफाइन की बात हम लोग करें तो बड़ी आसान सी है। इफ ए बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी, ये टेंडेंसी ही शो नहीं करती, डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, टर्म्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम के लिए पुट्टी, पुट्टी समझते हैं, क्ले, जो क्ले होती है या पुट्टी होती है, नो डाउट वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एक एग्जांपल हो सकती है। देन नेक्स्ट वन इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स भी हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद अपनी पोजीशन को, शेप को रीगेन करने की कोशिश नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, प्लास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, हम अपने घर में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को हम लोग शो कर सकें? पीछे से एक बच्चा है, गोपाल वशिष्ठ, बहुत होशियार बच्चा है, बता रहा है। क्या बता रहा है? देखिए कितना अच्छे से इसने एनालाइज किया है। जब इसकी मम्मा आटा लगाती हैं, आटा गूंथती हैं, किसके लिए? कभी पूरी के लिए, कभी पराठे के लिए, कभी चपाती के लिए, कभी कभी तो गोलगप्पे भी बनाती हैं, तो जो उसका आटा है, गुथा हुआ आटा है, उसकी इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी बिल्कुल डिफर होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल कंडीशन में, जो हमारा गोलगप्पे के लिए आटा लगता है या पूरी के लिए आटा करता है, दैट इज कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक, वो बहुत कम इलास्टिक होता है। आप अगर उसमें ऐसे उंगली से डिफॉर्म करके छोड़ देंगे तो वो या तो बहुत धीमे धीमे रीगेन करेगा या तो करेगा ही नहीं। अब इसका उल्टा, जो नॉर्मल चपातियां हम लोग रोजाना खाते हैं, हमारे घरों में बनती हैं, उसका जो आटा गूंथा जाता है वो कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक होता है। आप इसमें एक फिंगर से अंदर की तरफ करके छोड़ दीजिए, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के छोड़ दीजिए, तो वो अपनी पोजीशन को तुरंत ही रीगेन करने की कोशिश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल गिवन बाय मिस्टर गोपाल वशिष्ठ। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एनालाइजिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूं कि अब आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का बिहेवियर जो है वो क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, देखिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन वो कैसे हैं? रिलेटिव हैं, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग कहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। अब देखिए इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हैमरिंग एंड रोलिंग। मान लीजिए आपके पास में कोई सब्सटेंस है, आप उसको हथौड़े से क्या करते हैं? तोड़ते हैं, दैट इज हैमरिंग। या आप उसकी रोलिंग करते हैं, जैसे गन्ने का जूस निकालने के लिए आपने देखा होगा, गन्ने को दो रोलर के बीच में से बाहर निकाला जाता है, तो दैट इज रोलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रोलिंग करते हैं। या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं रोड रोलर का, कि आपके यहाँ कहीं सड़क बन रही है तो उसके ऊपर एक रोलर चलाया जाता है, वो पार्टिकल्स को क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी तोड़ देता है। इसी तरह से हैमरिंग भी आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दोनों ही केसेस में जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। जब आप किसी बॉडी को तोड़ के छोटा छोटा कर दोगे तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। बड़े ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर सीबीएसई। सीबीएसई में तो जब आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हैं। आपका बिल्कुल फंडामेंटल बेस क्लियर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जब आप किसी बॉडी को तोड़ के छोटा छोटा बना देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा है एनलिंग। देखिए पहले तो एनलिंग प्रोसेस क्या है इसी को हम लोग बताएं। आप लोगों ने एनलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या तो एलम के केस में या तो फिर दाऊजी महाराज का प्रसाद खाया है? नहीं, जानते भी नहीं हो। चलो, मथुरा के पास में
दाऊजी एक जगह है जहां मंदिर है, बड़ा सा काफी पुराना मंदिर है, भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां जो प्रसाद लगता है वो लगता है चीनी के बड़े बड़े क्रिस्टल्स का, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग एलम के, फिटकरी के या कॉपर सल्फेट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाते हो केमिस्ट्री लैब में जाकर के, बिल्कुल वही प्रोसेस शुगर के लिए, चीनी के लिए यूज किया जाता है। आप घर में भी कर सकते हो, और बना हुआ लेके आना है तो दाऊजी के प्रसाद में मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स को मिला करके एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। तो एनलिंग प्रोसेस जो है आपकी समझ में आ गया होगा। एनलिंग में जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं कि हैमरिंग या रोलिंग का उल्टा प्रोसेस है एनलिंग, और नो डाउट अगर हैमरिंग या रोलिंग में इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है तो एनलिंग में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, मैं अब अगली बात करना चाहूंगा प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज की। आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, उसमें कुछ दूसरी चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इट में भी केमिकली और फिजिकली, जनरली हाई टेम्परेचर पे तो करना ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंप्योरिटीज की जो प्रेजेंस है उसके बेसिस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं। कई बार हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, कई बार डिक्रीज हो जाती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि आपने कॉपर को आयरन के साथ में मिक्स किया, ठीक है, जिंक भी उसमें मिला दिया, तो आपको बन जाता है ब्रॉन्ज, पीतल। तो नो डाउट जो, या कांसा, तो कांसा और पीतल दोनों में सिर्फ रेशियो थोड़ा सा फर्क होता है इन चीजों का। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। इसी तरह से मैं गोल्ड की बात करता हूं। देखिए, गोल्ड अगर आप प्योर गोल्ड लेते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है, लेकिन अगर आप गोल्ड में एक सर्टेन प्रोपोर्शन में कॉपर मिला देंगे तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको ये पता होगा या होना चाहिए कि जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड के नहीं होते, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज में कॉपर मिक्स करते हैं जिससे कि उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर हो जाए और वो आसानी से खराब ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, इंप्योरिटीज को मिक्स करने का। अब मैं इलास्टिसिटी के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। डियर स्टूडेंट, जनरली सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ाने से जो मटेरियल्स की इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने आयरन ले लिया, अब नॉर्मल टेम्परेचर पर आयरन की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जब हाई टेम्परेचर तक आप इलास्टिक को, इसको आयरन को हीट अप कर देंगे तो उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां भी एक एक्सेप्शनल केस है, इनवार। इनवार की जो इलास्टिसिटी है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती। आप इनवार का कोई भी टेम्परेचर ले जाएंगे तो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही बनी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्ट्स थे इलास्टिसिटी को लेकर के, कुछ इफेक्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए इलास्टिसिटी को लेकर के। अब मैं एक नया टॉपिक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, दैट इज स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेस जो हाइपरटेंशन वाला स्ट्रेस या डॉक्टर्स यूज करते हैं वो वाला नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या है स्ट्रेस, देखिए, नो डाउट अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स के टर्म्स में बात करना चाहूं तो स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूं। यहां जो डिफाइन दे रखी है ऐसे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास में ये एक कोई बॉडी है, इसको डिफॉर्म करने के लिए आपने ये कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। नो डाउट इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, ये तो एग्जैक्टली क्या है, फोर्स है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं फोर्स पर यूनिट एरिया तो इसे प्रेशर कह सकता हूं। अब इस प्रेशर को या डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू जो भी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यानी ये जब बॉडी एफर्ट करेगी उसे मैं क्या कहूंगा, स्ट्रेस कहूंगा। तो एग्जैक्टली डिफॉर्मिंग फोर्स का उल्टा होता है
क्या रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग प्रेशर मैं यहां से समझने के लिए कह सकता हूं, इसका उल्टा होता है रीस्टोरिंग प्रेशर, या रीस्टोरिंग प्रेशर को ही मैं समझता हूं स्ट्रेस। तो डियर स्टूडेंट, बुक्स में आप लोगों को ना तो डिफॉर्मिंग प्रेशर वर्ड यूज मिलेगा, ना ही आपको रीस्टोरिंग प्रेशर मिलेगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड यूज किया है। उसी डिफॉर्मिंग प्रेशर के रिएक्शन को मैं कह सकता हूं स्ट्रेस, यानी क्या रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया में लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। अब तो हमें कई सारी चीजें मिल गई, जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला दैट इज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। डियर स्टूडेंट्स, यहां बात समझनी होगी, ये अप्लाइड फोर्स कहूं मैं, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहूं, नो डाउट इसके रिएक्शन को ही मैं यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स कह रहा हूं। तो मुझे यहां अप्लाइड फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कंसीडरेशन में नहीं लेनी, मुझे यहां पे अप्लाइड फोर्स का जो रिएक्शन है जिसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स कहता हूं वो कंसीडर करना है। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स को मेजर करना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूं, जो अप्लाइड फोर्स है या डिफॉर्मिंग फोर्स है उसी को विदाउट डायरेक्शन यानी सिर्फ मॉड्यूलस उसका यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, डिवाइड करता हूं यूनिट एरिया से, अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाता है? स्ट्रेस मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी यूनिट्स की बात करें, डायमेंशनल एक्सिस की बात करें, तो फोर्स के लिए होता है MLT-2 और एरिया के लिए होता है क्या? L2। लिख लो M0 L2 T0, ठीक है ना। अब यहां पे भी 1 1 लिखना जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपका मन है तो आप लिख सकते हैं। चलो बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते हैं जिससे किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा M1 L-1 और T-2। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई किसकी? स्ट्रेस की। यहीं से हम लोग यूनिट की बात कर सकते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, अगेन दैट इज पास्कल। जो प्रेशर की यूनिट है वही हमारी स्ट्रेस की भी यूनिट होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रेशर कभी भी नहीं कहेंगे, इसको हम लोग स्ट्रेस ही कहेंगे। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है वो क्या कर सकता है, किस तरह से हमने अप्लाई किया है, इसी के बेसिस पे हम लोगों का टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। हम फोर्स को लंबाई बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, कंप्रेस करने के लिए लगा सकते हैं, वॉल्यूम चेंज करने के लिए लगा सकते हैं, एरिया चेंज करने के लिए लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे हमारे स्ट्रेस के टाइप्स भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं को यहां डिस्कस करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के अंदर। सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए, कोई भी ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो लेंथ ऑफ बॉडी को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए आपके घर में कपड़े सुखाने के लिए कोई भी तार बंधा हुआ है, उसके ऊपर आपने बहुत सारे कपड़े डाल दिए, सुखाने के लिए डाल दिए, गीले गीले कपड़े हैं, उनका कंपैरेटिवली वेट भी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? तार में एलोंगिनेशन हो जाएगी, तार नीचे की तरफ झुक जाएगा। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो उस स्थिति में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किस लिए होगा? लेंथ बढ़ाने के लिए होगा। उसी के करस्पॉन्डिंग जो तार है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अब डिफाइन जो एग्जाम में लिखनी है, लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन सा बच्चों? लंबाई बढ़ाने के लिए लगाया गया स्ट्रेस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट में ये आपने कोई भी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लिया हुआ है,
इसमें यहाँ पे कंपैरेटिवली काफी बड़ा वेट हैंग कर दिया, वेट आपने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगा, इस तार में एलोंगिनेशन हो जाएगा, यानी ये तार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो पहले के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये शेप मान लीजिए नया आ जाएगा। सपोज इनिशियल लेंथ एल है और जो इंक्रीज लेंथ है वो डेल्टा एल है, वेट हमने mg लगाया हुआ है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज वो a है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो होगा mg अपॉन a, दैट विल बी टर्म्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा ये, टेंसाइल स्ट्रेस। अभी पीछे बच्चे कह रहे होंगे कि इसमें जो इनिशियल लेंथ थी, जो इसमें एलोंगिनेशन हुआ, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, होगा, पक्का यूज होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी हमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ना था, तो दैट इज अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर। इसके बाद में है कंप्रेशनल स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया लग रहा है, किसके लिए, लेंथ को डिक्रीज करने के लिए, लेंथ को डिक्रीज करने के लिए, मान लीजिए ये कोई रिजिड सपोर्ट है, अब यहां पे ये कोई रॉड है, क्या है, ये कोई रॉड है, और आप क्या करते हैं, इस रॉड के ऊपर, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की रॉड है बच्चों, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है डिस्टेंस, लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसे मैं क्या कहूंगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस कहूंगा। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंप्रेशन का लेंथ में, वॉल्यूम में, दोनों में ही हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग वॉल्यूम का ही एस्पेक्ट यहां पे कंसीडरेशन में लेते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम कितना कम हो गया, तो दैट इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम टेंसाइल स्ट्रेस में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कंप्रेशनल स्ट्रेस में क्या क्लियर करना चाह रहे हैं। इसके बाद में है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, नो डाउट यहां पे तो वॉल्यूम ही कम होगा, पक्का। क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ही कम होगा। कैसे, समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी एक टब है, क्या है, ये मेरे पास में कोई एक टब है और इसके अंदर ये पानी मैंने भर रखा है। अब सपोज बाहर मेरे पास क्या है, ये कोई एक प्लास्टिक का क्यूबिकल बॉक्स है, क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। अब इस क्यूबिकल बॉक्स को अगर मैं इस पानी के अंदर डाल देता हूं तो क्यूबिकल बॉक्स के हर सरफेस पे सेम फोर्स अप्लाई होता है इसको कंप्रेस करने के लिए। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि कहीं भी कंप्रेस नहीं होता सर, उतना ही वॉल्यूम होता है। उसका रीजन ये है कि आपने टब लिया है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आपने वो देखी थी क्या, गजनी, नहीं देखी थी, देखी थी गजनी, अच्छा वो कौन सा था, गजनी द अटैक, ऐसी कुछ मूवी आई थी जिसमें वो सबमरीन को बहुत ज्यादा डीप में ले जाता है तो उसके कंप्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक ऐसी कुछ मूवी आई थी, कौन सी आई थी, जोर से बोलो बच्चे, गाजी। हाँ गाजी, सॉरी मुझे थोड़ा सा गलत नाम याद था, वो गजनी नहीं गाजी। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा डीप में जब हम जाते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है किसका, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक फॉर वाटर। तो जनरली वाटर अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को, इसलिए कोई भी फ्लूइड होगा, कोई भी लिक्विड होगा, हम लोग इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो ऑल पॉसिबल साइड से लगेगा। ऐसी स्थिति में जो भी हमारा स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा, फोर्स अपॉन एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दोनों ही बात आप लोग कह सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आप इसको कह सकते हैं वॉल्यूम के केस में, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिक्विड का कॉन्सेप्ट आता है तो हम इसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। देन आफ्टर टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल बुक वाला जो भी मैंने लिया था, इसमें क्या किया था,
बुक को डिफॉर्म करने के लिए टेंजेंटियल फोर्स लगाया था मैंने। जब टेंजेंटियल फोर्स लगाया था तो इसकी शेप जो है वो इस तरीके से चेंज हो गई थी, यानी इसका जो एंगल है उसमें चेंज हुआ था। क्या एंगल में चेंज हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स जो टेंजेंटियल लगाया जाता है उसका जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंटियल या शियरिंग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अगेन स्ट्रेस बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां टेंजेंटियल फोर्स भी जो मैं ले रहा हूं इसको मेरे को पर यूनिट एरिया के ही कॉन्सेप्ट में कंसीडर करना है। तो मेरे को शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करूंगा स्ट्रेन की। देखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेस अगर कॉज है तो स्ट्रेन उसका इफेक्ट है। स्ट्रेस अगर कॉज है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो उसका इफेक्ट क्या है, स्ट्रेन है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेन क्या होता है एग्जैक्टली मैं इस फॉर्मूले से इसको समझना चाहूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन को चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, या मैं इसको कह सकता हूं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखेंगे तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी। सबसे पहली बात, इसकी यूनिट कोई भी नहीं होगी, बिकॉज ऑफ ऊपर भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मेरा कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है, एरियल हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, या फिर एंगल का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो तीनों ही चारों ही केसेस में मेरे पास जैसा कॉन्फ़िगरेशन मैं इसके न्यूमरेटर में लूंगा वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन उसके डिनोमिनेटर में मेरे को लेना है। अल्टीमेटली स्ट्रेन की ना तो कोई डायमेंशन होगी ना तो कोई यूनिट होगी। अगर डायमेंशन की बात होगी तो दैट मस्ट बी m0, l0, t0, और यूनिट भी कोई नहीं होगी। अब यहां टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने लिख भी रखा है, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे। अभी 2 मिनट पहले एक डायग्राम मैंने यहां पे बनाया था जिसमें मैंने किसी वायर में ये एक कोई वेट हैंग किया था, जिसकी वजह से वायर की लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। याद आया डियर स्टूडेंट्स? अगेन वही वेट mg, छोटा नहीं हुआ है, उतना ही बड़ा है। ठीक है, चलो जी कलरफुल बना देते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने जो ओरिजिनल लेंथ थी इसको क्या कहा था, L कहा था, और जो चेंज इन लेंथ था इसको हमने कहा था डेल्टा L। तो नो डाउट अगर मैं यहां डेल्टा L ओवर L करता हूं, दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ है तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसे लेता हूं तो ये मेरा कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लेंथ में होने वाले चेंज की वजह से, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नो डाउट यूनिट ऑफ लेंथ, नो डाउट यहां पे आगे जो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई भी उसका डायमेंशन एनालिसिस नहीं होगा। तो आई होप सो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्लियर हो गया होगा, जो कि डेल्टा L ओवर L के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग। आगे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। अभी हम लोगों ने गाजी जो सबमरीन थी उसको समुद्र में नीचे डिप किया था, बहुत गहराई में ले गए थे, तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो गया था या हो सकता था। तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मस्ट बी टर्म्ड एज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए भी कोई डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट नहीं होगी। शियर स्ट्रेन, अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे समझना चाहेंगे डियर स्टूडेंट। जो हमारा अभी टेंजेंटियल या शियरिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट था उसी से इफेक्टेड ये हमारा शियरिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आएगा। ये जरा देखिए, ये मेरे पास कोई भी सॉलिड बॉडी, इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंटियल फोर्स लगाया
तो टेंजेंटियल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, अब शियरिंग स्ट्रेस का इफेक्ट क्या हुआ, देखिए पहले यहां पे ये एंगल जो था इस कॉर्नर पे एग्जैक्टली 90 डिग्री था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे टेंजेंटियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस लगाया तो ये एंगल अब 90 नहीं है, 90 से कुछ फर्क हो गया, तो दैट इज चेंज इन एंगल ओवर इनिशियल एंगल। अगेन एंगल अपॉन एंगल आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं देयर इज नो यूनिट। अब देखिए इस चीज को हमने यहां फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, यानी जो चेंज इन एंगल है उसको हम लोगों ने आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में लिखा है। मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए ये इनिशियल शेप मेरी ये है डियर स्टूडेंट्स, अब इस इनिशियल शेप के ऊपर फोर्स लगाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से ये इसकी फाइनल शेप बन गई, ये इसकी फाइनल शेप बन गई। अब हुआ क्या, ये वाला एंगल यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज इन एंगल ये हो गया। पहले एंगल ये रेड वाला था, अब ये नया वाला बड़े वाला एंगल हो गया, तो चेंज इन एंगल कितना हुआ, ये वाला हुआ। अब इस चेंज इन एंगल को मैंने आर्क अपॉन रेडियस के टर्म में लिखा, इसको मैं लिखा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं। अब इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसमें रिलेटिव चेंज क्या है, ये आर्क, जिसको मैं यहां पे समझाने के लिए कह रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है, जिसको मैंने क्या कहा था, अभी रेडियस कहा था। तो डियर स्टूडेंट्स समझने की बात है, इसको आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में आप समझ सकते हैं, इस एंगल की बात आपने करनी है, या आप इसे एग्जैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल जाता है क्या, शियर स्ट्रेन, जिसका कॉज क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल स्ट्रेस। आई होप सो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट। जैसा आप सबको पता है, जो पहली क्लास हम लोगों की होती है उसमें टर्मिनोलॉजी ही मेन होती है, नए नए टर्म्स ही हम लोगों को सीखने होते हैं। अब ये ध्यान रखिए, पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी यूनिट के अंदर इन वर्ड्स का बार बार यूज होगा। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, एग्जांपल्स इसलिए दिए जाते हैं जिससे आप सेल्फ रियलाइज कर लो, बिहेवियर में आपकी समझ में आ जाए चीजें। फिर उसके बाद में स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, स्ट्रेन कितने टाइप की होती है, कौन सी क्यों होती है, किसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, ये सब सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो आगे चैप्टर में बहुत छोटी छोटी सी बातें बचती हैं, वो हमारी बड़े आराम से क्लियर हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आगे बढ़ाता हूं अपने कंटेंट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलास्टिक लिमिट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर चीज की एक लिमिट तो होती ही है। आपने किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, होता चला गया। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद या पर्टिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस नहीं ला पाएगी, यानी जो उसकी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट इज टर्म्ड एज इलास्टिक लिमिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इलास्टिक लिमिट को मैं यहां साइंटिफिक लैंग्वेज में देना शुरू करूंगा, या एग्जाम में कैसे लिखना है ये बताना शुरू करूंगा। देखिए पहले मैंने प्रोसेस समझाया, फिर डिफाइन दी है। तो प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया कि किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, हटाने के बाद में अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर पाएगी, यानी अपनी जो इलास्टिसिटी है, जो उसका इलास्टिक बिहेवियर है, उसको भूल जाएगी, उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। उसी मैक्सिमम वैल्यू को, डिफॉर्मिंग फोर्स की उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। तो मैं इसको यहां एक बार रीड करके बताता हूं आपको। इफ ए सफिशिएंटली लार्ज फोर्स इज suspended from the wire, it found that the wire does not regain its original length। Dear students, हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। अब कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर केस लेंथ वाले में कंसीडर कर लिया। मैं समझाता हूं। मैंने यहाँ पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब नो डाउट ये लेंथ बढ़ गई, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वापस चली गई।
लेकिन अगर मैं यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स काफी बड़ा लगा देता हूं तो इसमें एलोंगिनेशन हुआ, लेकिन अब अगर मैं इस एलोंगिनेशन के बाद इस वेट को हटा देता हूं, ये वेट यहां से निकाल देता हूं, तो ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाती। तो इस फोर्स की, उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जिसके बाद ये वापस नहीं हो पाती, क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अब इलास्टिक लिमिट की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। बार बार ये साइज एंड शेप कह रहा है, हम एक ही वर्ड से काम खत्म कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद इन विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ध्यान रहे, डिफॉर्मिंग फोर्स हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोगों को कंसीडरेशन में लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच ए बॉडी बिहेव्स इलास्टिक, यानी अपनी पोजीशन को वापस रिगेन कर लेगी। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस हमने लगाया तो वो इलास्टिक नहीं रहेगी, वो प्लास्टिक बन जाएगी, यानी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं करेगी। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इलास्टिक लिमिट। अब बात हम लोग करना चाहेंगे हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की। डियर स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ क्या है? हुक जो है वो साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था, और जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, या जो भी प्रोपोर्शनलिटी का कांसेप्ट आया था, उसी को इन्होंने कुछ नाम दिए जिनको हम लोग मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं। अभी मैं पहले हुक्स लॉ की बात करना चाहूंगा, फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करना चाहूंगा। देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस आप लगाओगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन इसमें डेवलप होगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करता हूं तो एक कांस्टेंट मेरे को डालना पड़ता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? इसी कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अगर मैं यहां हुक्स लॉ की डिफाइन की बात करूं तो इट्स अ वेरी सिंपल, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये पहली कंडीशन है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, thus within the elastic limits is termed as Hooke's law। Hooke's law क्या डिफाइन करता है? Hooke's law ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन। छोटी सी बात, विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, दैट इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, देखते हैं जैसे जैसे हमने भी स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े थे डिफरेंट टाइप के, उन्हीं के बेसिस पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का कांसेप्ट भी हमको मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ग्राफ हम लोगों ने बनाया, लोड अप्लाइड यानी स्ट्रेस आप कह सकते हैं नीचे, और ऊपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को हम लोग स्ट्रेन कह सकते हैं। लोड अप्लाइड को मैं यहां पे स्ट्रेस से कंपेयर कर सकता हूं, और एक्सटेंशन को मैं स्ट्रेन से कर सकता हूं। नो डाउट इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया विद इन इलास्टिक लिमिट। ये कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। जब तक ये स्ट्रेट लाइन आएगा तब तक मैं कहूंगा हुक्स लॉ वैलिड है, और जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट हुआ तो मैं कहूंगा हुक्स लॉ अब वैलिड नहीं है। यहां से मॉड्यूलस की बात हम लोगों ने की, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू ए कांस्टेंट व्हिच इज टर्म्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसको दोनों नाम से जानते हैं, दैट इज मे बी टर्म्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मे बी टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नो डाउट its value depends on the nature of material of the body and manner in which it is deformed। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मिस्री की, दाऊजी महाराज के प्रसाद की। तो डियर स्टूडेंट्स,
हमने किस एंगल से फोर्स अप्लाई किया है मिस्त्री के ऊपर, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है, उसमें डिफॉर्मेशन कितनी होती है। तो पर्टिकुलर एंगल से वो तुरंत टूट जाता है, और अगर पर्टिकुलर एंगल के अलावा आपने दूसरे किसी एंगल से फोर्स लगाया तो वो नॉर्मली नहीं टूटता, बहुत हार्ड होता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपने दांतों के अंदर ले जाकर के उसको च्यू करने की कोशिश करते हैं, काटने की, क्रश करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर एंगल में ले जाकर के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया अपने दांतों के थ्रू, तो हमारे दांत टूट सकते हैं, लेकिन वो जो मिस्त्री का क्रिस्टल है वो नहीं टूटता। तो डियर स्टूडेंट, डेली बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा यूज है इन सब चीजों का, या हम इसको उल्टा पढ़ सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं कि डेली बिहेवियर में जो चीजें हैं उन्हीं को हम लोगों ने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है, और दो लैंग्वेज हमारे पास होती हैं, एक इंग्लिश होती है, एक मैथमेटिक्स होती है, और फिजिक्स बन जाती है। तो कुछ नहीं है फिजिक्स, जो बिहेवियर में हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है या उसी को हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से लिखा है, तो हमारी फिजिक्स की बुक्स बन जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम लोग यहां बात करना चाहेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन है। अब जैसा स्ट्रेस वैसे ही स्ट्रेन हम लोगों को यहां पे कंसीडर करनी होगी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, चाहे वो हुक्स लॉ हो या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हो, वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट के बाहर कुछ भी नहीं। इलास्टिक लिमिट के बाहर ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे हुक्स लॉ है या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये सब कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, ऐसे मान लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, E इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का। अब यूनिट की बात हम करेंगे तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वही यूनिट्स होंगी जो यूनिट स्ट्रेस की होती हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जनरली हम लोग इसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, बिकॉज ऑफ यंग जो है वो साइंटिस्ट हैं, ये जवान तो खैर रहे ही होंगे अपने समय में, लेकिन यंग इनका नाम था। तो एग्जैक्टली यंग्स मॉड्यूलस डिनोटेड बाय y इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नाम से पता लग रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग, दैट इज डेल्टा एल ओवर एल। तो इस तरह से मेरे को यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अब इसकी डायग्राम तो मैं 2-3 बार बना चुका हूं, बाकी यहां पे भी हमने डायग्राम बना रखा है, इसी को एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया शो करने की कोशिश की है, जिससे कि स्ट्रेस बताते समय फोर्स अपॉन एरिया को दिखा सकें। बाकी ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल का केस है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल होगा और लेंथ इसकी फाइनाइट होगी। तो दैट इज हियर डियर स्टूडेंट, L इज ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, डेल्टा L इज डिफॉर्म्ड लेंथ, A इज एरिया, फोर्स इज अप्लाइड। अब डायमेंशंस और यूनिट्स की बात करें तो अगेन नथिंग टू बी डू हियर। यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशंस वही होंगी जो प्रेशर की होती हैं या स्ट्रेस की होती हैं। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी यंग्स मॉड्यूलस तक। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटालिक वायर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ के रखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो ही आगे की चीजें आपकी समझ में आएंगी, अदरवाइज तो आपको पता ही है कि सारा का सारा फिर रोड मेमोरी में डालोगे, रोड मेमोरी में डालोगे तो फिजिक्स नहीं चल पाएगी। फिर एक बार मैं क्लियर कर देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, 11th में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मेहनत है। अगर ये मेहनत सही से कर लोगे तो 12th में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचता, और ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। 11th में जो किया उसी के बेसिस पे 12th होना है। तो मेरा अपना ऐसा यहाँ पे मानना होता है कि हमें एक ही क्लास, एक ही स्कूल, एक ही टीचर के साथ में 11th 12th दोनों करने चाहिए, वरना तो कुछ एस्पेक्ट जो 11th में हो गए वो 12th में कई बार लैग कर जाते हैं, जो 12th में हो गए 11th में लैग कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितनी भी चीजें हम लोगों ने की हैं इन सबको प्रॉपर्ली आप लोग कर लेंगे
बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।